तो आज हम एक छोटा सा वीडियो लेके आए हैं क्लास 12th के लिए, स्पेशली क्लास 12th के लिए लेसन 3rd लेकर आए हैं जिसका नाम है अवयव, है ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैट्रिक्स। तो ये 12th के लिए एक बहुत ही शानदार सा चैप्टर है जो कि इससे लगातार हर एक वर्ष इससे क्या होता है, बोर्ड में फाइनल एग्जाम में बहुत अच्छे क्वेश्चन इससे आते हैं, है ना। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक कुछ जानते हैं, उसके बाद हम लोग जो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं इसको आगे पढ़ते हुए हम लोग बढ़ेंगे, है ना। एक्सरसाइज भी करेंगे। इस चैप्टर का पूरा सीरीज हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जैसे जैसे होगा, है ना, उसमें इसके टोटल एक्सरसाइज जितने भी हैं सबको हम कराएंगे, है ना। तो आइए देखते हैं मैट्रिक्स। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला चीज है ये मैट्रिक्स, है ना। ये मैट्रिक्स यानी अवयव क्या होता है, तो कह रहा है अवयव संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। अवयव क्या होता है, तो अवयव जो होता है बच्चों उस संख्याओं का या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। यानी कि आयताकार क्रम विन्यास कहने का अर्थ है कि उसको हम लोग आयत के रूप में क्या करते हैं, संख्याओं या फलनों को उसमें सजाकर लिख सकते हैं, है ना। आगे कह रहा है इन संख्याओं या फलनों को अवयव का अवयव अथवा प्रविष्टियां कहते हैं। जो अवयव के अंदर जो संख्या या फलन आते हैं उसको हम लोग अवयव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवयव बोलते हैं या प्रविष्टियां बोलेंगे, है ना। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों कि अवयव को अंग्रेजी के बड़े यानी कैपिटल अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है। अवयव जो होते हैं उसको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है। ये जो नाम होता है अवयव के लिए आप कोई सा भी नाम दे सकते हैं, हाँ, लेकिन जब भी जो भी नाम आप देंगे वो कैपिटल होने चाहिए, बड़े अक्षरों में होना चाहिए, है ना। आइए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे यहाँ a = हम ले लिए 2 4 6 5 7 8, है ना, 9 3 4। ये एक एग्जाम्पल हमने अपने से ले लिया, है ना। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि ये एक जो बन रहा है ये आयताकार भी हो सकता है। अभी तो ये खैर वर्गाकार है, बताऊंगा कैसे वर्गाकार है, लेकिन ये जो इस आयताकार क्रम विन्यास में सजाए गए हैं संख्याओं को या फलनों बोल सकते हैं, ये क्या कहलाएंगे, ये अवयव कहलाते हैं। और इसके अंदर जो ये संख्याएं आई हैं 2 4 6 5 7 8 9 3 4, ये सब अवयव हैं, अवयव के अवयव हैं। तो आइए इसमें सबसे बेहतर चीज ये जानना आवश्यक होता है कि इसको क्या बोलते हैं। देखो बच्चों, ये जो है इसको आप बोलते हैं पंक्ति। क्या बोलते हैं, ये है आपका पंक्ति, पंक्ति नंबर 1 R1 बोलेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रो, है ना। ये हो जाएगा पंक्ति 2, पंक्ति 2 जिसको R2 आप कह देंगे, और ये हो जाएगा पंक्ति 3, पंक्ति 3 हो जाएगा, R3 बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये तीनों जो आप ये डायरेक्शन में चल रहे हैं, है ना, बाएं से जो दाएं जा रहे हैं, ये भी पंक्ति है, यहाँ ये भी पंक्ति है, ये भी पंक्ति है ना। कुल इसमें कितने पंक्ति हैं, तो इसमें कुल 3 पंक्ति हैं, R1 R2 R3। अब बच्चों अगर इस ऐसे अगर हम चलते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्तंभ। क्या बोलते हैं इसको, स्तंभ, जिसको आप C1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, C1 बोलेंगे। फिर यहाँ ये ऊपर से जब नीचे आएंगे तो इसको आप बोलेंगे ये भी स्तंभ ही होगा, है ना, लेकिन ये दूसरा होगा। क्या होगा, दूसरा, है ना। ये देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका स्तंभ, है ना, इसको बोल देंगे C2, ठीक है। और ये भी आपका हो जाएगा स्तंभ होगा C3, है ना। याद रखिए ये C1 C2 C3। तो बच्चों याद रखिएगा कि ये जो बाएं से आप दाएं जाते हैं उसको पंक्ति बोलिएगा, और ऊपर से जो नीचे आते हैं उसको स्तंभ बोलेंगे, है ना। तो आइए अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा कि अवयव क्या है ना। एक बार और समझ सकते हैं इसको कि अवयव जो होता है संख्याओं का
या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, इन संख्याओं या फलनों को अवयव का अवयव कहा जाता है या प्रविष्टियां कहा जाता है, और अवयव को हमेशा बड़े अक्षरों से सूचित किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है या दिखाया जाता है ना। आपको हम यहाँ एक अवयव का एग्जाम्पल लिए, ये एक क्या है, अवयव है, जिसमें आपको हमने पंक्ति समझाया, कौन पंक्ति होता है, कौन स्तंभ होता है। तो देखो बच्चों, ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो क्षैतिज होता है, क्षैतिज यानी एक अक्ष में जो होता है ना, वो पंक्ति होता है, और जो ऊर्ध्वाधर होता है यानी कि वाई अक्ष में जो होता है वो क्या होता है, स्तंभ होता है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि जो क्षैतिज है एक अक्ष में जो है वो पंक्ति हो गया, जो ऊर्ध्वाधर में है वो वाई अक्ष में, ऊर्ध्वाधर यानी जो वाई अक्ष में है वो हो गया स्तंभ, है ना। तो आशा करते हैं ये चीजें समझ में आ गया होगा। आइए आगे चलते हैं। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे अवयवों की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अवयवों की कोटि यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखिए साथियों, इसमें लिखा गया है यदि किसी अवयव में m पंक्ति तथा n स्तंभ आए हों तो उस अवयव के कोटि को m क्रॉस n से सूचित किया जाता है। कह रहा है कि कोई अवयव होगा, अब मान के चलते हैं उस अवयव में m पंक्ति आया हो, m की जगह पे कुछ संख्या नंबर आया होगा, हम बताएंगे कैसे आएगा, है ना, 2 4 6 8 3 ऐसे कुछ आया होगा। तो m पंक्ति होगा तथा n स्तंभ आया होगा। m पंक्ति तथा n स्तंभ जब आया होगा तो उसके कोटि को हम लोग कैसे लिखते हैं बाबू, तो उसके कोटि को लिखते हैं m क्रॉस n, ऐसे लिखा जाता है, और उसको m क्रॉस n से ही सूचित किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है ना। नोट आपको यहाँ एक लिखा गया है कि जो कोटि यानी कि ऑर्डर लिखी जाती है, जो भी कोटि लिखी जाती है, किसी भी अवयव की जो कोटि लिखी जाएगी, कोई सा भी अवयव है उसका कोटि जब लिखा जाता है या लिखी जाती है, उसमें पहले पंक्ति यानी कि पहले जो होता है पंक्ति की संख्या लिखी जाती है तथा फिर जो होता है स्तंभ की संख्या लिखा जाता है। कोई अवयव है, उस अवयव की आपसे बोल दी जाए कि कोटि लिखिए, है ना, तो बच्चों आप लोग क्या करेंगे, पहले पंक्ति की संख्या लिखेंगे, फिर क्रॉस कर कर फिर आप स्तंभ की संख्या लिखेंगे, है ना। देखिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हम समझा रहे हैं, है ना। ये ए कोई अवयव है, 1 2 3, है ना, 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब आपसे पूछ दी जाए कि इस अवयव की कोटि बता, मैं इस अवयव की कोटि बता, मैं तो इसकी कोटि बताने के लिए बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा दिमाग चलाना है। आपको ये देख लेना है कि कितनी पंक्ति आए हैं, इसमें देख लेना है कि कितने पंक्ति आए हैं, और फिर उसके बाद देख लेना है कितने स्तंभ आए हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं पंक्ति कितने हैं। इसको हम बोलते हैं R1, क्या बोलते हैं, R1, इसको बोलते हैं R2, और ये हो जाता है हमारा R3, ठीक है। अब आपको जस्ट बताए थे कि ऊपर से जब नीचे आइएगा तो ये हो जाता है C1, ये हो जाएगा C2, और ये हो जाएगा C3। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि इसमें पंक्ति कितनी है, R1 R2 R3 यानी 3 पंक्ति आई हैं, और स्तंभ कितना है, 3 ही है। पंक्ति 3 है और स्तंभ 3 है, तो आप लिखेंगे A की कोटि इक्वल टू, आप लिख सकते हैं पहले पंक्ति की संख्या लिखा जाता है, ये दिमाग में रखना है, पहले पंक्ति की संख्या। तो पंक्ति हमारे पास कितनी है, 1 2 3, 3 क्रॉस कर देना है, उसके बाद स्तंभ की संख्या 1 2 3, है ना। तो 3 क्रॉस 3 चाहे 3 क्रॉस 3 बोल सकते हैं आप, ये कोटि हो गया, ये ए की कोटि हो गई, ठीक है। अब यहाँ ये चीज है ना कि कोटि भी पंक्ति भी 3 है और स्तंभ भी 3 है, तो आप यहाँ किसी को आगे पीछे लिख सकते हैं, आपको दिक्कतें नहीं होगी। लेकिन हाँ बच्चों, दिक्कत कब होती है, आइए एक उसके लिए भी एग्जाम्पल हम करते हैं। यहाँ a बराबर एक अवयव हम दे दें, 2 4 3 5 5 8 9 12 11, फिर से वहीं हो गया, इसको हमको 2 क्रॉस 2 में लेना है, फिर 3 क्रॉस 2 में। देखिए तो ये एक अवयव यहाँ हम दिए हैं और इसकी कोटि हमें बतानी है ना। तो इसकी कोटि देखिए कैसे होगा, पहले देख लीजिए पंक्ति कितनी है,
तो पंक्ति है इसमें R1 एक यहाँ है, R2 ये हो गया। स्तंभ देख लेते हैं इसके, ये हो गया C1, C2 और ये हो गया C3। तो ए की कोटि लिखनी है तो लिख लीजिए ए की कोटि, है ना। ए की जो कोटि होगी, कोटि में आपको पता है बच्चों कि पहले पंक्ति की संख्या, तो पंक्ति कितनी है हमारे पास 1 2, तो 2 लिख दीजिए क्रॉस। स्तंभ कितना है 1 2 3, यानी कि इसकी जो कोटि हुई 2 क्रॉस 3 हो गई, है ना। इसकी कोटि कितनी हो गई 2 क्रॉस 3 हो गई। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो अवयव की कोटि है ये समझ में आया होगा, है ना। बहुत सिंपल सी बात है बच्चों कोटि को समझना। आप अवयव में पहले ये डिसाइड कर लीजिए, कोई सा भी अवयव है पहले देखकर ये निश्चित कर लीजिए कि पंक्ति कितनी है और स्तंभ कितना है। जब आप पंक्ति और स्तंभ को निश्चित कर लेंगे कि कितनी है तो कोटि लिखना बहुत आसान है। याद रखिएगा कभी भी पहले पंक्ति की संख्या लिखी जाती है, उसके बाद स्तंभ की संख्या लिखी जाती है ना। तो आइए नेक्स्ट हम देखते हैं इसके। देखो ये बच्चों, अब इसके बाद आता है अवयवों के प्रकार। अब अगला है अवयव के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अवयव के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए बच्चों, यहाँ अवयव जो है मुख्य रूप से हम 7 जो है आपको लिख दिए हैं। ये 7 के बारे में जानना अति आवश्यक है। अगर इन 7 को नहीं जानेंगे तो आगे जो चैप्टर हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे उसमें आपको दिक्कतें आ सकती हैं। तो आइए इसको हम लोग केवल समझ लेते हैं, और इसका जो डिफिनीशन और जो भी होगा जब हम लोग सिलेबस को शुरू करेंगे तो आपको एज ए PDF में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। सिक्स जी ज्ञान पे जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे जो भी सब्जेक्ट होगा उसका आपको PDF वहाँ पे मिल जाएगा। तो आइए ये 7 जो प्रकार होते हैं अवयव के, कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। पहला होता है स्तंभ अवयव, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। सेकेंड हो जाता है बुआ पंक्ति अवयव, यानी कि रो मैट्रिक्स इसको बोल सकते हैं। थर्ड हो जाता है वर्ग अवयव, स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये चीजों को मैं बता दूं, इसको वर्ग अवयव जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जनरली जितने क्वेश्चन दिखेंगे ना उसमें वर्ग अवयव का चर्चा अवश्य किया जाएगा। तो इसको आपको बहुत ही बेहतर तरीके से बताया जाएगा, बिल्कुल आसान है और अच्छे से समझाया भी जाएगा। उसके बाद हो जाता है विकर्ण अवयव, है ना। कौन सा अवयव? विकर्ण अवयव, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद पांचवा हो जाता है अदिश, है ना, अवयव, स्केलर मैट्रिक्स। और छठा हो जाता है आपका तत्समक अवयव, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। और सातवां जो है इसको हम बोलते हैं शून्य अवयव। कौन सा अवयव? शून्य अवयव, यानी कि जीरो मैट्रिक्स। तो आइए हम बारी बारी से एक एक जितने प्रकार हैं एक एक को हम लोग जानते हैं, समझते हैं। स्तंभ अवयव क्या होता है? एक वैसा अवयव जिसमें मात्र एक ही स्तंभ होते हैं, एक ही स्तंभ होंगे, पंक्तियां जितनी चाहिए उतनी आप बना सकते हैं, लेकिन हाँ स्तंभ निश्चित है कि एक ही होगा, एक से ज्यादा स्तंभ नहीं होगा, है ना। इसके लिए कैसे करेंगे आइए इसको देखते हैं, है ना। 2 4 6, है ना। ये जो है आप यहां देख सकते हैं, एक मैंने अवयव लिया a = 2 4 6। ये आपको देखने को इसमें मिल रहा है कि पंक्ति जो है बुआ R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। 3 पंक्तियां आपको दिख रही हैं, है ना। आइए स्तंभ को भी देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ स्तंभ आपको मात्र एक ही दिख रहा है, C1। तो हमें यही तो कह रहा है, डिफिनीशन यही कहता है इसका कि वैसा अवयव जिसकी मात्र और मात्र एक ही स्तंभ पाए जाते हैं, एक ही स्तंभ होता है, पंक्ति जितनी चाहिए आप बना सकते हैं, लेकिन स्तंभ एक ही होना चाहिए। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्तंभ अवयव बोलते हैं। कौन सा अवयव बोलते हैं बाबू? स्तंभ अवयव बोलते हैं। तो आप यहां देख सकते हैं, ए जो हमने एक मैट्रिक्स एग्जांपल में लिया है 2 4 6, है ना, 2 4 6, ये एक प्रकार का स्तंभ अवयव होगा। कौन सा अवयव होगा? स्तंभ अवयव होगा, है ना। इसमें आपको पंक्तियां 3 दिख रही हैं, 2, है ना, 4 एक पंक्ति हो जाएगा, एक पंक्ति 6 हो जाएगा, लेकिन स्तंभ आपको दिख रहा है ना, एक ही दिख रहा है, C1। तो ये हो गया आपको स्तंभ अवयव। आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग पंक्ति अवयव पे। कौन से अवयव के? पंक्ति। तो देखिए पंक्ति अवयव क्या होता है? वैसा अवयव जिसमें मात्र एक ही पंक्ति हो,
वैसा अवयव जिसमें मात्र एक ही पंक्ति होता है उसे पंक्ति अवयव कहा जाता है ना। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसे देखते हैं हम लोग। इसी को ले लेते हैं 2 4 6। यहाँ देख सकते हैं आप लोग। हाँ, इसकी कोटि अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे बच्चों, इसका ऊपर वाला का कोटि तो पहले पंक्ति लिखा जाता है। तो पंक्ति 3 आया था तो 3 क्रॉस स्तंभ 1 था तो लिख देंगे 1, यानी इसकी कोटि हो जाएगा 3 क्रॉस 1। अब देखिए हम लोग पंक्ति अवयव पढ़ रहे हैं, है ना। तो पंक्ति अवयव यानी कि वैसा अवयव जिसमें मात्र एक ही पंक्ति हो। स्तंभ जितनी लिखना है आप लिख सकते हैं, जितना लिखना है उतना लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पंक्ति जो है इसका 1 है और स्तंभ इसका ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा C2 और ये हो जाएगा C3, है ना। तो आपको ये स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा बच्चों कि यहाँ पंक्ति 1 है, स्तंभ 3 है ना। तो इसकी कोटि अगर हम लिखेंगे तो पहले पंक्ति की संख्या लिखी जाती है। तो पंक्ति 1 है और हमारे पास स्तंभ कितने हैं, 1 2 3, तो यहाँ लिख देंगे 3, यानी कि इसकी जो कोटि होगी बच्चों वो हो जाएगी 1 क्रॉस 3, यानी 1 क्रॉस 3, है ना। तो आप देख सकते हैं ये हो गया पंक्ति अवयव और ये ऊपर वाला हो गया स्तंभ अवयव, ठीक है। तो ऐसे भी आप समझने के लिए समझ सकते हैं कि जो ऊर्ध्वाधर होता है, वैसा अवयव जो ऊर्ध्वाधर होता है, देख लीजिए ये ऊर्ध्वाधर है वाई अक्ष पे, है ना, इसको आप बोल सकते हैं स्तंभ अवयव। कौन सा अवयव बाबू, स्तंभ अवयव। और जो ये क्षैतिज होता है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये क्षैतिज है ना, एक अक्ष में दिख रहा है ना, ये क्षैतिज है, तो इसे आप बोल सकते हैं पंक्ति अवयव, है ना। अब आइए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं 3 नंबर को। 3 नंबर काफ़ी बेहतर है इसलिए इसको हम लोग समझेंगे। स्पेस हमारे पास थोड़ा सा नेक्स्ट पेज ले नहीं सकते हैं, है ना, तो इसको हमें मिटाना ही पड़ेगा। तो देखिए बच्चों 3rd नंबर जो है यानी तीसरा वर्ग अवयव होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अवयव होता है। ये जो मैट्रिक्स होता है काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली आपको ज्यादातर क्वेश्चन में इसका चर्चा हम लोग करेंगे। वर्ग अवयव एक वैसा अवयव जिसकी पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या, बच्चों समझना है, पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या दोनों बराबर होता है, दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। तो ऐसे अवयव को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग अवयव बोलते हैं। कौन सा अवयव बोलते हैं, वर्ग अवयव। फिर से एक बार समझ लीजिए, वैसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या दोनों बराबर होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं वर्ग अवयव, है ना। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं और आपको समझते हैं, समझाते हैं। 1 2 3 4 यहां आप देख सकते हैं इसमें एक अवयव हमने ए अवयव लिया और इसमें देखते हैं हम लोग कि पंक्ति कितनी है। पंक्ति है R1 R2। अब तो नहीं है पंक्ति, स्तंभ देख लेते हैं। ये है C1 और ये है C2। तो बच्चों अगर इसकी कोटि लिखी जाए तो कोटि लिखना हम लोग पीछे पढ़े हैं, पहले पंक्ति की संख्या। तो पंक्ति की संख्या इसकी हो जाएगी कितनी, है ना, इसकी पंक्ति की संख्या हो जाएगी, आप देख सकते हैं पंक्ति की संख्या 2 क्रॉस स्तंभ की संख्या, स्तंभ कितना है 2। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसकी कोटि हुआ 2 क्रॉस 2। तो आपको हमने इसका डिफिनीशन बताया, आपको वर्ग अवयव का डिफिनीशन, कि वैसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग अवयव बोलते हैं। तो यहाँ देख लीजिए पंक्ति की संख्या भी 2 है और स्तंभ की संख्या भी क्या है, 2 है। तो ये हो गया आपका वर्ग अवयव, है ना। अगर इसी को आप 3 क्रॉस 3 में देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, यहाँ आपको एग्जाम्पल हम बता देते हैं। 1 2 3, है ना, 4 5 6 7 8 9। ये देख सकते हैं आप, इसकी कोटि देख लीजिए। इसकी कोटि कैसे लिखेंगे, इसको R1 बोलेंगे, ये हो जाएगा R2 और ये हो जाएगा R3। फिर ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा C2 और ये हो जाएगा C3। कोटि लिखनी है। तो कोटि लिखना हम लोग बार बार हम आपको बता रहे हैं बच्चों, पीछे हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, पहले पंक्ति की संख्या लिखिए, फिर उसके बाद स्तंभ की संख्या। तो पंक्ति है मेरे पास 1 2 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे क्रॉस। स्तंभ देख लीजिए 1 2 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे। यहाँ देख सकते हैं इसकी कोटि आ गई, कोटि आ गई बच्चों, कितना आ गया कोटि, 3 क्रॉस
3, ये हमारा कोटि आ गया इस ए अवयव का। यानी इसमें भी आप देख सकते हैं कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों इक्वल हो रहे हैं, दोनों इक्वल हो रहे हैं। तो ये कौन से अवयव हो जाएंगे? ये अवयव होंगे वर्ग अवयव। कौन सा अवयव? वर्ग अवयव। यानी आप देख रहे हैं ये वाला भी 2x2 में गया कोटि इसकी, और इसकी भी कोटि 3x3 में गया। तो ये दोनों जो अवयव होंगे वर्ग अवयव कहलाएंगे। कौन सा अवयव कहलाएंगे बच्चों? वर्ग अवयव, है ना। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे विकर्ण अवयव। चौथा हम लोग जानेंगे विकर्ण अवयव, है ना। उससे पहले थोड़ा सा इसको हटाना होगा हमें, ये देखिए विकर्ण अवयव, है ना, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। वैसा अवयव जिसका मुख्य विकर्ण जो होता है वो कोई संख्या आया होगा, कोई अंक आया होगा। मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी अवयव शून्य होते हैं। मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी अवयव शून्य होते हैं, है ना। आइए एग्जाम्पल करते हैं, फिर इसको समझते हैं लोग। काफी बेहतर है ये भी, है ना। एक हम अवयव ले लेते हैं और यहाँ 2 0 0, है ना। फिर 0, ये हो जाएगा 4 0, ठीक है। फिर 0 0 1.5, ठीक है। कोई सा भी आप अवयव क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, आपको क्या दिख रहा है? ये जो चीज़ें होती है इसको हम लोग बोलते हैं, इसको कलर चेंज कर ले थोड़ा। ये वाला जो चीज़ है ये आप देख रहे होंगे इसको ये मुख्य विकर्ण कहा जाता है, और ये वाला जो होता है इसको सेकंड विकर्ण कहा जाता है, द्वितीयक विकर्ण। तो ये जो होता है ना, ये मुख्य विकर्ण का अवयव जो होगा वो कुछ ना कुछ आया होगा, 0 को छोड़कर आया होगा, है ना। और मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी अवयव आप देख सकते हैं वो 0 होते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं विकर्ण अवयव। आप यहाँ देख रहे होंगे, है ना। यहाँ मुख्य विकर्ण के ऊपर देख लीजिए, ये सब 0 आए हैं। नीचे भी देख लीजिए मुख्य विकर्ण के नीचे ये वाला, ये मुख्य विकर्ण के ऊपर जितने भी अवयव हैं शून्य हैं, और मुख्य विकर्ण के नीचे भी जितने अवयव हैं सब शून्य हैं। तो इस प्रकार अगर आपको कोई अवयव दिखने को मिलता है तो उसको बच्चों डायरेक्ट आप बोलेंगे कौन सा अवयव है? तो ये अवयव है बच्चों विकर्ण अवयव। कौन सा अवयव? विकर्ण अवयव। इसकी कोटि की बात कर लेते हैं। तो कोटि आप लिख सकते हैं R1 R2 R3, ठीक है। ये हो जाएगा C1 C2 C3, है ना। तो कोटि कैसे लिखी जाती है आपको बताया गया है पीछे। पहले पंक्तियों की संख्या, तो पंक्ति है 3 और फिर है स्तंभ की संख्या कितनी? तो वो भी 3 है, 3। देखिए बच्चों, हर एक अवयव में हम आपको कोटि क्यों निकलवा रहे हैं? क्योंकि कोटि आपको निकालने आ जाए, कोटि निकालने आ जाएगा तो ऐसे ऑब्जेक्टिव 1-2 नंबर ऐसे ही आ जाता है। केवल अवयव देखकर आपको बताना होता है कि इसकी कोटि कितनी है। ऑब्जेक्टिव में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए हम हर एक अवयव जितने भी बोर्ड पे लिख रहे हैं उस सबका कोटि लिख दे रहे हैं, क्योंकि आपको आगे चलकर दिक्कत ना हो, है ना। तो अभी हम लोगों ने समझा विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव क्या होता है? वैसा अवयव जिसका मुख्य विकर्ण का अवयव को छोड़कर, जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर बाकी सभी अवयव शून्य होते हैं। बाकी सभी अवयव क्या होते हैं बच्चों? शून्य होते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? विकर्ण अवयव कहते हैं। आपको एग्जाम्पल बोर्ड पे दिख रहा होगा, है ना। तो आइए नेक्स्ट हम चलते हैं अदिश अवयव पे। कौन से अवयव? अदिश अवयव, है ना। तो आप बोल सकते हैं वैसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण का अवयव समान हो, वैसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण का अवयव समान हो, है ना, तथा बाकी अवयव शून्य होते हैं। वैसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण का अवयव समान हो तथा बाकी अवयव शून्य होते हैं, उसे क्या कहते हैं? अदिश अवयव कहते हैं। कौन सा अवयव? अदिश अवयव। तो आइए देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। हम विकर्ण अवयव का एग्जाम्पल है बच्चों ये, है ना। जैसे √3 0 0 0 √3 0, है ना। फिर 0 0 √3। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, है ना। कलर चेंज करते हैं। इसका जो मुख्य विकर्ण है बच्चों, ये जो मुख्य विकर्ण है इसका मुख्य विकर्ण यही है। इसको देखिए, इसके जितने भी अवयव हैं मुख्य विकर्ण के एक समान हैं। √3
√3। और मुख्य विकर्ण समान तो है ही, साथ में इसको छोड़कर बाकी जितने मुख्य विकर्ण के ऊपर अवयव हैं, मुख्य विकर्ण के जितने नीचे अवयव हैं, उन सबका अवयव जो है शून्य है। क्या है बच्चों? शून्य है। तो आप इसे बोल सकते हैं ये विकर्ण अवयव है। जब भी विकर्ण अवयव आपसे पूछा जाए, आपके दिमाग में तुरंत बत्ती जलनी चाहिए। क्या जलनी चाहिए? कि वैसा अवयव जिसका मुख्य विकर्ण का अवयव समान हो। समान माने यहाँ तीनों एक जैसे होंगे, है ना, बाकी सभी अवयव शून्य होते हों, उसे क्या बोलेंगे आप लोग? विकर्ण अवयव बोलेंगे। कोटि, कोटि वैसे ही आप देख सकते हैं, इसका भी कोटि है 3x3, 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ आपको दिख रहे हैं। तो कोटि कितनी हो जाएगी इसकी? 3x3, है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर यानी 6 नंबर तत्समक अवयव। उससे पहले इसको थोड़ा सा हम लोग हटा दें। तो आइए बच्चों, हम जानते हैं इसके बाद तत्समक अवयव, है ना, यानी कि तत्समक अवयव आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत ही बेहतर है। ये भी, इसका भी यूज बराबर हम लोग करेंगे। तत्समक अवयव को यूज जो होगा बराबर किया जाएगा हर एक क्वेश्चन में, ज़्यादातर क्वेश्चन में इसे देखने को मिलेगा। तो तत्समक अवयव क्या होता है? वैसा अवयव, वैसा वर्ग अवयव बोल सकते हैं। वैसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण का अवयव एक होता है। वैसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण का अवयव एक होता है, बाकी सभी अवयव शून्य होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं तत्समक अवयव। कौन सा अवयव बच्चों? तत्समक अवयव, है ना। आइए करके दिखाते हैं तत्समक अवयव कैसे लिखते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं तत्समक अवयव को 2x2 में 1 0 0 1, है ना। ये 2x2 में तत्समक अवयव है। देखिए तत्समक अवयव का जो ये मुख्य विकर्ण आपको दिख रहा है, कौन सा विकर्ण? मुख्य विकर्ण का अवयव एक मिलेगा। तत्समक अवयव का मुख्य विकर्ण एक, उसके मुख्य विकर्ण के जो अवयव आएंगे वो एक होंगे। कितने होंगे? एक 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 ऐसे होगा, बाकी सभी अवयव शून्य होंगे, है ना। और फिर एक 3x3 में देख, सॉरी एक चीज मिस्टेक हो गया बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तत्समक अवयव को हम लोग आई से इंडिकेट करते हैं। किस चीज से इंडिकेट करते हैं? तत्समक अवयव को हम लोग आई से इंडिकेट करते हैं। किस चीज से? आई से। यहाँ देख लीजिएगा, तत्समक अवयव को आई से इंडिकेट किया जाता है, आई, है ना। तो 2x2 में ये आई हो गया तत्समक अवयव। 3x3 में देखिए तत्समक अवयव हम कैसे लिखेंगे? 3x3 में 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये जो बच्चों आप देख रहे हैं आई, ये 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, यानी कि तत्समक अवयव है। कैसे? तो इसका डिफिनीशन कहते हैं बच्चों कि वैसा अवयव जिसका मुख्य विकर्ण का अवयव एक आया हो, मुख्य विकर्ण का अवयव का हो एक आया हो, बाकी सभी अवयव, है ना, शून्य हो, उसे क्या कहा जाता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है, तत्समक अवयव कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे हमेशा आई ये 2x2 में 1 0 0 1 है, और 3x3 में क्या हो जाएगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3x3 में हो जाएगा, है ना। और क्वेश्चन में जब आई का चर्चा किया जाएगा तो हम आई किस कोटि में लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा, वहां भी हम बताएंगे, यहाँ भी थोड़ा सा समझ लीजिए। हमारा क्वेश्चन जो होगा, प्रश्न जो होगा, प्रश्न में जिस कोटि की अवयव दी जाएगी, अगर 2x2 की अवयव दी गई है तो वहां हम आई 2x2 का ही लेंगे। अगर हमारा प्रश्न में अवयव जो है 3x3 का दिया गया है तो हम वहां आई जो लेंगे वो 3x3 में ही लेंगे, है ना। आइए एक शून्य अवयव को हम लोग समझ लेते हैं, है ना। शून्य अवयव क्या होता है? तो वैसा अवयव बच्चों, वैसा अवयव जिसका प्रत्येक अवयव शून्य होता है, वैसा अवयव जिसका प्रत्येक अवयव क्या होता है? शून्य होता है, उसे हम शून्य अवयव कहते हैं। फिर से सुनिए, शून्य अवयव क्या होता है? वैसा अवयव जिसका प्रत्येक अवयव शून्य होता है, उसको हम लोग